आज है 13 मई और 13 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से, और मंजिल बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं फॉर आईसीटी एंड जीके ऑल्सो। लास्ट एक सेशन हुआ था, उसमें एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इलेक्शन कमीशन के पास में कौन सा काम नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ग्राम पंचायत वाला काम इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। अभी तो रिसेंट आपको सबको पता होगा कि दो नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। एक का नाम आपको याद होगा, ज्ञानेश कुमार है, ठीक है ना, ज्ञानेश कुमार। और एक है संधू साहब है, ठीक है ना, पंजाब से हैं, ठीक है ना, संधू साहब है। और ये दोनों जो है ना अभी बने हैं इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है राजीव कुमार, ठीक है ना, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कितने नंबर के? 25 नंबर के। अच्छा, आपको पता है 26 नंबर के कौन होंगे? 26 नंबर के ज्ञानेश कुमार होंगे, जो केरल से हैं, याद रखना आप लोग। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिपार्टमेंट बना कब था? ये बना था 25 जैन को, 25 जैन 1950 को बना था। और हर साल हम 25 जनवरी को एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जो है वोटर डे, ठीक है ना, वोटर्स डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं? 2011 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप सबको ये भी पता होगा कि इलेक्शन का इस बार का आइकन क्या है? तो इस बार का आइकन है चुनाव का पर्व और देश का गर्व, ठीक है ना। इस बार का आइकन यही है, चुनाव का पर्व और देश का गर्व, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, चुनाव का पर्व है, एक मेले जैसा ही होता है, देश का गर्व है ये। लेकिन हाँ, मैं हर बार कहूँगा कि आप वोट डालते समय 10 बार सोचें, अंधभक्तों की तरह ना रहें, लोगों के कहे पे ना रहे, अपना अपने बारे में सोचे, अपने बेसिक नीड्स क्या है उनके बारे में सोचे। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से या फेसबुक यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे ना जाएं। फैक्ट्स पे बात करें कि क्या क्या फैक्ट्स हैं और किन फैक्ट्स पे आप लोग आगे जा रहे हैं, किन फैक्ट्स पे आप पीछे रह रहे हैं। उन सभी को सोच समझ के ही आप वोटिंग वोटिंग जरूर करें, ये ध्यान रखना आप लोग। खैर, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे एक ना नोटा पॉइंट भी होता है, नन ऑफ द अबो। ये पॉइंट ऐसा है कि कोई भी आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो उसको वोट डाल दो, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। उसकी वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि किसी एक एरिया के अंदर, मान लेते हैं, मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, हिसार की। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हिसार लोकसभा सीट के अंदर नोटा सबसे ज़्यादा पड़ा हो, मतलब कोई भी कैंडिडेट है, उन सभी कैंडिडेट से सबसे ज़्यादा वोट जो है ना नोटा को है। तो हिसाब से क्या होना चाहिए कि उस जगह के इलेक्शन रद्द हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नोटा के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है ना, उसको जीता हुआ मानते हैं। हालांकि इसके लिए अभी रिसेंटली शिव खेड़ा नाम के एक पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया है। लेकिन ये इस बार, अब आपको पता है, रनिंग इलेक्शन में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस कम है इसके कि ये इम्प्लीमेंट हो पाए। हो सकता है अपकमिंग 2029 तक जाके ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो कि किसी इलाके के अंदर अगर नोटा सबसे ज़्यादा है तो उस जगह का इलेक्शन रद्द हो। ना केवल इलेक्शन रद्द हो, बल्कि उस कैंडिडेट को दोबारा नामांकन पत्र भी ना उसका भरवाया जाए, क्योंकि उसको पहली बार ही नई लोगों ने पसंद किया, तो दूसरी बार तो क्या ही लोग उसको पसंद करेंगे। खैर, तो अभी के लिए मतलब ये ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, कह सकते हो आप लोग। सो ज्ञानेश कुमार जो है ना, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है, यूथ आइकन कौन है हमारे? यूथ आइकन है राजीव कुमार तो नहीं, सॉरी, राजकुमार राव, ठीक है ना, राजकुमार राव। ये वोटिंग कैंपेन करते हैं, मतलब लोगों को थोड़ा उजागर करते हैं कि हाँ, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। इनकी एक मूवी आई थी न्यूटन करके, छत्तीसगढ़ में, या नक्सलवाद या उसमें वोटिंग इलाके उससे संबंधित, तो उन्हीं से प्रेरित होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है। इंपॉर्टेंट है ये। आप मुझे कमेंट में बताना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये बोर्ड। आपका हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा आज का है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्पेशली सिविल्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हरियाणा सिविल्स के लगाइएगा, या आने वाले टाइम में अगर हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम होता है तो उसके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? तो प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में 2023 का एक टोटल आंकड़ा है, उसमें 38% की वृद्धि देखने को मिली है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक वार्षिक रिपोर्ट 2023 में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 179,406.5 टन ये बढ़ा है। 2022 के मुकाबले देखा जाए तो 38% ज़्यादा है। इस अपशिष्ट का लगभग 14% जो है ना लैंडफिल में निपटान किया गया था।
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज्य में प्लास्टिक की खपत में वृद्धि का प्रकाश भी डाला गया है, मतलब ज़्यादा प्लास्टिक की खपत हो रही है दिन प्रतिदिन। और वैसे ना देखा जाए तो मैंने आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया था कि 1 जुलाई 2022 से ही हरियाणा के अंदर जो प्लास्टिक है ना उसको बैन करना था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है ना उसको बैन करना था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जैसे डिस्पोजल है, पन्नी है, ये सब वाले आपके, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ कि बंद हो गए हों। मतलब उस टाइम पे बात ये हुई थी कि हम फैक्ट्रीज को बंद करेंगे, दुकानें वाले चलो ठीक है कहीं से लाएंगे, लेकिन फैक्ट्री वगैरह को बंद करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आप कहोगे सर प्लास्टिक बंद हो जाएगा, पन्नी पॉलीथीन बंद हो जाएंगे तो फिर हम सामान कहाँ से लाएंगे? भाई इसका सब्सिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। डिस्पोजल गिलास की जगह गत्ते वाले गिलास आते हैं वैसे वैसे ही, तो वो भी अवेलेबल हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन कुछ ऐसा मतलब पर्टिकुलर उसका रिजल्ट सामने देखने को नहीं मिला है। ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक बंद कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आपका 100% ख़त्म होता नहीं है, डिग्रेडेबल है नहीं, और इसकी वजह से जो है ना बहुत सारे रोग भी होते हैं। और आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। प्लास्टिक वेस्टेज तो खैर चलो इतना इतना कलेक्ट हुआ है, इसमें रोग बेसिकली अगर देखा जाए ना तो एक मैं आपको यहाँ पे आंकड़ा दिखाता हूँ, ये पार्टिकुलेट मैटर का दिखाता हूँ। छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि आपके सांस के थ्रू इस शरीर में अंदर चले जाते हैं। ये PM10 मोटे कण होते हैं, 10 माइक्रोमीटर या इससे कम व्यास वाले कण है, और PM2.5 है, ये माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे वाले होते हैं ये। अगर इनका थोड़ा कंपैरिजन यहाँ किया जाए तो ये कि PM10 ये 10 माइक्रोमीटर से नीचे वाले हैं। ये तकरीबन तकरीबन जैसे कोई आपके पॉल्यूशन वगैरह होता है या कोई रेत मिट्टी कण है वहाँ से जो निकलते हैं ना, वो ये वाले पार्टिकल हैं। 2.5 ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, T4 बैक्टीरिया फेज है, डस्ट के भी पार्टिकल्स, एलर्जिक मतलब कई आपने देखा होगा ना कई बार जैसे धुआं उड़ रहा है या मिट्टी कोई झाड़ू वगैरह निकाल रहा है तो छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। मैं मेरी बताता हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा छींकें स्टार्ट हो जाती है कहीं झाड़ू वगैरह या कहीं कोई ऐसे रोड के ऊपर एकदम धुआं वगैरह उड़ रहा हो या गेहूँ वगैरह से, तो उस टाइप से। तो ये वो एलर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं। और इसके अलावा पेट वगैरह के, जैसे आपके कुत्ते बिल्ली के अगर आसपास जाते हैं, उनके उनके रोए से ये निकलते हैं, ये 2.5 वाले फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अल्ट्रा फाइन में आता है इन्फ्लूजा, स्मोक वाले, धुआं जो होता है ना। अब आपको धुआं बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन आपने शायद सुना होगा कि दिल्ली का पोल्यूशन कुछ ऐसा है कि अगर आप पूरे दिन दिल्ली घूम आते हैं, स्पेशली दिवाली के दिनों में जब पटाखे या उस टाइम पे पराली वगैरह का टाइम होता है, तो 36 सिगरेट पीने जैसा माहौल होता है समझो। ब्लैक कार्बन वगैरह है, या कोविड-19 वाला जो पार्टिकल था, वायरस वगैरह वाले हैं। ह्यूमन हेयर जो है ना वो 50 टू 180 माइक्रोमीटर का होता है, तो आप सोच के देखो इससे तो कितने ज़्यादा छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं। और यही एक्चुअली जो फाइन पार्टिकल है ना, ये प्लास्टिक वेस्टेज से या प्लास्टिक जलाने के बाद में जो स्मोक निकलता है या उस टाइप का धुआं है, उससे हमारे शरीर में जाते हैं और ये नुकसान पहुंचाते हैं। फिर एयर पोल्यूशन की वजह से लाइक ब्लड कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होते हैं, ऐसे कई टाइप के कैंसर जैसे है ना उनको ये निमंत्रण देते हैं, ऐसा समझो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको CPCB कहा करते हैं, ये 1974 के अंदर सेटअप किया गया था। और इसके लिए जो है ना एक इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए 1981 के अंतर्गत उसको पावर दी गई थी। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के लिए 1986 के तहत जो है ना उसको और टेक्निकल हेल्प दी गई थी। हरियाणा में ये बोर्ड बना था 1974 के अंदर। 1974 में हरियाणा सरकार के द्वारा एक संवैधानिक संगठन के रूप में इसका गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला डेटा, काम जरूर आएगा। लगातार तीसरी बार ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी है? हरियाणा से पहली महिला पहलवान बनी है विनेश फोगाट। हालांकि पिछले ओलंपिक्स में इनके पास में कुछ ज़्यादा पदक आए नहीं थे, मतलब कोई पदक आया नहीं था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कोई पदक लेके आए। ये हरियाणा के चरखी दादरी बलाली से संबंधित है। गुरुग्राम के किस गांव में 400 साल पुरानी मूर्तियां मिली है? ये गांव बागन की है। ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा दिए, बस मैं जस्ट फॉर रिवीजन के लिए आपको करवा रहा हूँ ये। कौन हरियाणवी ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा बने हैं? तो ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा बने हैं, नाम है सुनील जागलान। जींद जिले के पूर्व सरपंच है, जींद जिले के गांव का बीबीपुर गांव है इनका, वहां के पूर्व सरपंच है। सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद नो डोरी, ऐसे करके कई अभियान हैं इनके। और सबसे बेस्ट ग्राम पंचायत, महिलाओं को 50% हक देने वाला ये ग्राम पंचायत, बेटियों के नाम पे घर की नेम प्लेट, वैसे कई सारे ऐसे अभियान हैं। शेरपा मतलब पूरे भारत के ग्राम पंचायत के एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, ऐसा समझो आप लोग। जैसे G20 में शेरपा आपको याद है ना कौन थे? अमिताभ कांत थे हमारे। हालांकि अब तो G21 हो गया, इस बार ब्राजील में हो रहा है वो।
हरियाणा चुनाव आयोग ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? वोटर इन क्यू, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर लेना इसको, जिस दिन वोट डालने जाओ चेक कर लेना कि आपकी उस लाइन के अंदर कितने लोग खड़े हैं आपके आगे, और आप ज़्यादा भीड़ में, ज़्यादा धूप में परेशान ना हो, जाके अपना वोट करके आ सकते हो। ठीक है, वोटर इन क्यू, तो ये याद रखना आप लोग। ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष किससे किसे सम्मानित किया गया है, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। जल्दी आपके लिए पूरे अप्रैल मंथ का एक रिवीजन वाला करंट अफेयर, नेशनल वाला और हरियाणा वाला, दोनों ही सेशन लेके आता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे, बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, जो बच्चे एनटीटी और के साथ साथ योगा कोर्सेज के बारे में पूछ रहा है, वो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे पूछ लेना, सीरियस कैंडिडेट है वो। ठीक है ना, कमेंट करके बेशक मत पूछना, कई बार ध्यान नहीं रहता, तो यहाँ पे आप मैसेज कर देना, टीम जरूर रिप्लाई कर देगी आपको। ठीक है, और सीरियस कैंडिडेट हो तो ही आप लोग, क्योंकि हर एनवीएस के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है इनसे रिलेटेड अभी, जो 5वीं तक को पढ़ाने के लिए होते हैं ये एनटीटी टीचर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, राधे राधे।